नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। पीएम मोदी ने आज लोकसभा में मिडिल ईस्ट के हालात पर बयान दिया। सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं कि प्रमुख बातें क्या थी, उसकी खास बातें क्या थी। पीएम ने कहा कि संकट है लेकिन चुनौतियों से निपटने का भरोसा भी पीएम ने दिया। पीएम ने यह भी बताया कि देश हॉर्मुज़ बंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के खिलाफ है, यानी कि साफ तौर पर भारत सरकार ही नहीं चाहती कि युद्ध में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो या फिर जिस तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी ईरान दे रहा है वो बंद किया जाए। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसके असर से अछूता रहना अब मुश्किल है। भारत पर युद्ध का कम से कम असर कैसे हो यह जानना देशवासियों के लिए जरूरी है, ये उनका अधिकार है। विश्व में जो चल रहा है उसमें भारत की भूमिका को भी समझना जरूरी है। ऐसे में कई सवाल भी पैदा होते हैं, जैसे तमाम मोर्चों पर आत्मनिर्भर भारत के प्रयास मौजूदा हालात में हमारी मदद करेंगे क्या? अफवाहों, कालाबाजारियों की चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम तैयार हो पाया है क्या? क्या इस नाजुक मौके पर पक्ष विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ देश हित में काम कर सकते हैं या सिर्फ राजनीति ही करेगा विपक्ष? और भी कई दूसरे सवाल हैं जो ताल ठोक कर मैं अपने मेहमानों के बीच रखूंगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय कराऊं और चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिमी एशिया के हालत चिंताजनक है। देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं, कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। और ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? लाइन में आपने पूरे देश को खड़ा कर दिया है तो खड़े। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। ये जो प्रश्न सामने है, गैस नहीं मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है, किल्लत है गैस की, वो कहाँ से है? महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है। ये हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। विश्व में वॉर आपातकाल कितने तैयार हैं हम? मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं जो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक राहत की खबर हो सकती है। वॉर के बीच में ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से वार्ता सकारात्मक रही है, पॉजिटिव नोट पर रही है। ट्रंप ने अपना अल्टीमेटम वापस लिया है। 5 दिन तक पावर प्लांट पर हमले नहीं होंगे, नहीं किए जाएंगे। एनर्जी इंफ्रा पर 5 दिन तक हमले टाले जाएंगे। अमेरिका और ईरान में ये वार्ता चल रही है और इसके बीच ये पॉजिटिव खबर आई है। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ जो है इस युद्ध से हो रहे नुकसान को कम करने में कितनी कारगर साबित होगी इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो सवाल हैं उनके जवाब तलाशते हैं। और आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डिबेट में ये जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित कुछ ही पलों में ज्वाइन करेंगे हमें। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जिंदल यहाँ राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे मैं सवाल करूंगा। अजय जी, चलिए आज एक शिकायत तो आपकी दूर हो गई कि जब भी देश संकट में होता है या देश पीएम का इंतजार कर रहा होता है, पीएम कहीं छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आज पीएम आए लोकसभा में, उन्होंने यथास्थिति बताई कि भारत की कोशिश क्या है और बताया कि कूटनीति से कैसे उसके उपाय खोजे जा रहे हैं। इस युद्ध के संकट से भारत को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो कम से कम एक शिकायत तो आपकी दूर हो गई कि पीएम आए, पीएम बोले। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और वाकई प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और बोले। देश में
23 दिन के इस पूरे संकट के दौरान जिस तरह की परिस्थिति वैश्विक स्तर पर भी रही और सही पूछिए तो हमारे डिप्लोमेसी को लेकर के और ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर के, और जिस तरह गैस सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं और परेशान लोग हैं, तो ये जायज़ प्रश्न सबका था कि प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, बात रखनी चाहिए थी, जनता के बीच ये एक मैसेज जाना चाहिए था। हम सबके मुखिया हैं कि देश की वाकई वास्तविक स्थिति ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के क्या है और आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ताकि जो बेवजह कई बार हाहाकार यदि मचता होगा तो उससे भी हम वाज आए, जनता में मैसेज जाए, और जो वास्तविक समस्या है उसके निदान के लिए देश के लोग जो है सरकार के साथ खड़े हो और देश का जो है भविष्य में जो इस संकट, जो एक बड़ा संकट जिस तरह दिख रहा है, उससे कम से कम कोई रास्ता निकालने का प्रयास हो। अलग बात है कि समय ज़्यादा लगा और आपने ठीक कहा कि धन्यवाद देने का मौका है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आई कि चलो आकर के बात करते हैं पार्लियामेंट के पटल पर। अब कुछ बातें जो उन्होंने रखी है, कुछ चीज़ें तो जो हमारी वास्तविक तस्वीर है देश की, जो सच्चाई है ऊर्जा ज़रूरत की, उसके हिसाब से उन्होंने बात जरूर रखी है और उससे एक आकलन हो गया है कि हम कहाँ खड़े हैं, और यदि तुलनात्मक करेंगे तो वैश्विक स्तर पर भारत की भविष्य में यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो उसमें हमारी पोजीशनिंग क्या होगी और हमें भी क्या अपना एक एज ए नागरिक कर्तव्य निभाना है, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपने चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी थी और विपक्ष इसीलिए बार बार मांग कर रहा था। मुझे लगता है अभी हमारा लगभग 10,000 मेट्रिक टन जो है बासमती फंसा हुआ है स्टेट ऑफ हार्मुज में, और हमारे किसान जो चावल के किसान हैं उन एक तरह से वो भी परेशान हो रहे हैं। आप इस तरह, इसके अलावे जिस तरह से और भी हमारे टैंकर फंसे हुए हैं और जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें जो आज प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बात रखी है कि हमारे लोग लगातार संपर्क में हैं, आशा करते हैं कि शीघ्र उसका कोई ना कोई निदान निकलेगा और राष्ट्र हित में हमारे जो ये व्यापारिक जो अवरुद्ध हैं उसको दूर करने के प्रयास होंगे। ठीक है। इस बीच में एक बात जरूर आ रही है ट्रंप की तरफ से, हम कांग्रेस पार्टी इस बात को भी रखना चाहेगी कि ये युद्ध शांति में बदलना चाहिए, युद्ध को खत्म होना चाहिए और इसके लिए कोई भी देश सकारात्मक प्रयास करे। हम सब भारत के लोग भारत के सरकार के साथ हैं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, देश की बात है। ये बड़ा अच्छी आगे आकर के इस शांति का मार्ग अपनाए विश्व, तो उसमें हम साथ हैं। जरूरत अजय उपाध्याय पक्ष विपक्ष को एक हो जाने की है और आपने बड़ी पॉजिटिव नोट पर यह बात कही है। डॉक्टर आरपी सिंह साहब, अब मैं आपका रुख करूंगा। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं सर। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, सोसाइटी में सज्जन रहते हैं और यह ध्यान रखिएगा ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कई हजार लोगों की बात करें। इनकी चिंता सुनिए और फिर प्रधानमंत्री का आज जो दिलासा है वो इनको कितना ढाढ़स बता सकता है वो जरूर बताइएगा मुझे। ये वीडियो सुनिए सर। मैं हरबीर सिंह आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। इस मैसेज और वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरी एक बेस किचन कासना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। यहां से मैं कुछ कंपनियों को, एनजीओ और कॉलेजों को बहुत ही सस्ते रेट पर खाने की सप्लाई की व्यवस्था करता हूं। पिछले 20 साल से मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हूं, पर आज गैस की आपूर्ति ना होने के कारण मेरी यह कैंटीन लगभग बंद होने के कगार पर है। बड़े ही दुखद मन से, निराशा भरे मन से मुझे सभी कंपनियों और मेरे जितने भी क्लाइंट कस्टमर हैं सबको भोजन की व्यवस्था ना होने की मुझे मैसेज करने पड़ रहे हैं। मैं प्रशासन से, इस गैस आपूर्ति से जुड़े समस्त आला अधिकारियों से, अपने मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मैसेज इतना सुना काफी है। मैसेज जरा लंबा है। ये परेशान है कि ये बहुत सस्ते रेट में खाना उपलब्ध कराते हैं। इसमें अस्पताल के कर्मचारी हैं, कंपनियों के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो हैं जो खाने पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। आरपी सिंह साहब, समस्या आज की तारीख में मौजूदा स्थिति जो है वो ये है कि 20 साल से इनकी किचन चल रही थी और ये किचन अब बंद होने के कगार पर है। इन्होंने मैसेज कर दिया कि अब ये किचन बंद कर रहे हैं, अभी फिलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति एक नहीं है जो इस तरीके की सेवा करते हैं सस्ते रेट पर, कम रेट्स पर। क्या जवाब है इनके लिए? अजय, अनुराग भाई, पहले तो मैं अजय उपाध्याय जी की जो उन्होंने पॉजिटिव नोट में बात रखी उसका स्वागत करता हूँ। राजनीति में कई बार जब देश की स्थिति इस प्रकार की तो देश पहले रखना, देश की बात पहले करनी चाहिए बनस्पत की राजनीति की।
दूसरी बात, आपने जो अभी वीडियो चलाया, जब मैं देख नहीं पाया पर सुन पाया मैं, वो मानता हूँ जी मैं कि कमर्शियल उस पर दिक्कत है अभी, परंतु हमने कहीं पर भी डोमेस्टिक जो सिलेंडर है एलपीजी उसकी कमी नहीं होने दे रहे बिल्कुल भी देश के अंदर कहीं भी। 55,60,000 के लगभग गैस सिलेंडर पहले जाते थे रोज़ के, आज भी उससे थोड़ा ज़्यादा होता, कोई मेरी जो जानकारी कोई 57 लाख के लगभग गैस सिलेंडर आज भी रोज़ के लगभग जा रहे हैं। तो इसमें ये मैं मानता हूँ स्थिति है, दिक्कत है उसमें, परंतु उससे निपटने की भी सरकार कोशिश कर रही है और उसमें भी उन्होंने कमर्शियल एलपीजी के लिए भी रास्ते निकाले हैं। और अब क्योंकि तेल सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं, वो रशिया से भी एलपीजी भी आ रही है और अमेरिका से भी जहाज पहुंच रहे हैं, बिल्कुल तो उस स्थिति में जहाँ की अगले 2-3 दिन में कर्नाटका के अंदर वह डॉक के अंदर लगेंगे वहाँ पर, तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी। भारत ने ऑलरेडी कनाडा, यूएस, नॉर्वे, अल्जीरिया, रशिया इन सब से गैस लेने का प्रबंध किया है और उन्होंने बताया जैसे कि ऑलरेडी उनके यहाँ से जहाज हमारे यहाँ लैंड करने शुरू कर दिए हैं। परंतु जो मूल बात है वो है कि हमारी स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। दुनिया भर में तेल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस डबल हो गए, आसमान को छू रहे हैं, परंतु हमने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम अभी नहीं बढ़ने दिए और कोशिश रहेगी कि ना बढ़े भी ना, वो आगे जाकर भी बढ़े ना दाम। और उसी के चलते हुए एलपीजी में जो अभी 60 रुपये बढ़े, परंतु आगे एलपीजी के दाम भी ना बढ़े। और वो एलपीजी के दाम भी इसलिए नहीं कि कोई युद्ध के चलते हुए, वो क्योंकि मार्केट फोर्सेस तय करती हैं, उसके चलते हुए वो स्थिति बनी कि दाम बढ़ाने पड़े। पर फिर मैं रिपीट करता हूँ, डोमेस्टिक जहाँ तक एलपीजी की बात है, कहीं कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी, ना हो रही है। हाँ, जहाँ तक कमर्शियल की वहाँ थोड़ी दिक्कत है, मैं मानता हूँ। और क्रूड ऑयल के डबल होने के बावजूद भी हमने अपने यहाँ दाम बढ़ने दिए, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और प्रधानमंत्री ने आज आश्वस्त किया देश को कि चीज़ें मतलब स्थितियाँ थोड़ी दिक्कत में है, कष्टदायक है, तो उसके बावजूद भी हम ठीक करेंगे। एक बात और हमारी जो हमारा जो रोल है वो इस बात के लिए कि किस प्रकार से युद्ध विराम हो, किस प्रकार से स्थितियाँ नॉर्मल हो। अभी आपने जैसे अब खबर ब्रेक की कि 5 दिन के लिए हमने रोके गए, और इसलिए रोके गए कि कहीं बातचीत का रास्ता रुककर कहीं बातचीत होकर रास्ता कहीं फुल स्टॉप लगता हो। मुझे लगता है कि दुनिया भर के देशों का दबाव बनना शुरू हो गया है और उसका दबाव का असर है कि युद्ध विराम की ओर शायद कुछ इंडिकेशन दिखते हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। अनुराग ढांडा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हमने शुरू की थी इस डिबेट में, अब उस पर आता हूं। ट्रंप का ऐलान, ईरान से बातचीत सकारात्मक रही है, 5 दिनों तक पावर और इंफ्रा पर हमला रोकने की बात उन्होंने कही है। और आपको बता दूं कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो 10% तक गिर गए हैं। आपको लगता है कि अब हालात इस ऐलान के बाद सुधर सकते हैं? हम तैयार हैं, लेकिन अगर इस युद्ध के हालात भी सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं, अंत की ओर, शांति की ओर बढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हालात सुधरते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए ही एक पॉजिटिव खबर है और उसकी तरफ तो हर व्यक्ति देख ही रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे देश को संबोधित किया सदन के माध्यम से, उससे एक ऐसी झलक आ रही थी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मतलब सारा देश उम्मीद भरी नज़रों से प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था कि आज हम एक लीडरशिप रोल में होते और हम इस पूरी नेगोशिएशन को लीड कर रहे होते, एक न्यूट्रल पोजीशन बना करके। हम पहले दिन से ये दबाव हम अमेरिका के ऊपर बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। लेकिन 23 दिन के मौन के बाद आज अल्टीमेटली जाके प्रधानमंत्री बोले, और जब बोले तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, देख लो अपना अपना। उस तरीके की स्थिति में प्रधानमंत्री आज बोले। जिस तरह से कोरोना में थाली बजाने के लिए कहा गया था, देश के मन में सवाल ये है कि क्या उससे कुछ बेहतर समाधान या कोई सल्यूशन सरकार इस बार लेकर के आएगी, उससे कुछ बेहतर तैयारी के साथ आएगी, या फिर से बीच समस्या में ये कहा जाएगा कि थाली बजाइए, उससे शायद ईरान और अमेरिका का युद्ध रुक जाए। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में लोगों के मन में। दूसरा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी। मतलब आज जब मुसीबत है तो निश्चित तौर पे पूरे देश को एक साथ उससे लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सब लोग साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी? आज ये सबसे एप्ट, सबसे सही समय इस पर चर्चा करने का
कि क्या इस हालात के बारे में देश को पता नहीं था कि इस तरीके का मिडिल ईस्ट में युद्ध हो सकता है? तनाव तो बहुत दिनों से चल रहा था, सारे कंट्रीज को लगभग ये पता था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी? आज हम कह रहे हैं हम अपना एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हमने पहले एलपीजी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? 12 साल से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। उस दिशा में एलपीजी प्रोडक्शन में हमने पहले काम क्यों नहीं किया? दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि उन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ने दी, क्रूड ऑयल के इतने प्राइस बढ़ने के बावजूद। आरपी सिंह जी, सबको पता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, वरना आप लोग क्या करेंगे उसके बाद लोगों का? इलेक्शन तो इस देश में हर साल होते हैं। अरे अनुराग ढांडा जी, अनुराग ढांडा जी, हर साल इलेक्शन होते हैं। तो फिर सरकार की किसी भी सकारात्मक प्रयास को या सकारात्मक जेस्चर को आप चुनाव के नाम पर पर्ची थोड़े फाड़ देंगे। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। पश्चिम बंगाल में नहीं होते तो कहीं और होते चुनाव। चुनाव कब नहीं होते इस देश में? मैं सिर्फ 30 सेकंड में आपको अपनी बात समझाऊंगा अनुराग जी। कुछ दिन पहले यही आरपी सिंह जी चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे कि प्राइसेस सरकार के कंट्रोल में नहीं है, प्राइसेस मार्केट से तय होते हैं। और आज यही आरपी सिंह कह रहे हैं कि देखो हमने प्राइस नहीं बढ़ने दिए। अरे भाई, तय कर लो ना कि पोजीशन क्या है। 60 रुपए जो बढ़े थे वो सरकार ने बढ़ाए या वो मार्केट की वजह से बढ़े एलपीजी के? या तो सीना ठोक के कहो कि हमने महंगाई बढ़ाई, 60 रुपए हमने बढ़ाए, तब तो कहेंगे कि नहीं मार्केट की वजह से बढ़े। आज कह रहे हैं कि हमने रोक रखे हैं। किसका? आप पेट्रोल डीजल पर 60 रुपए बढ़ने की बात कर रहे हैं? किस पर 60 रुपए, किस पर 60 रुपए बढ़ने की बात कर रहे हैं अनुराग ढांडा? एलपीजी पे इन्होंने 60 रुपए नहीं बढ़ाए, 1240 रुपए थे इन्होंने बढ़ाए कि दोस्तों के राज में। अब आ गए उसी पे फिर से। अरे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 1240 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था। 60 रुपए आपने बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 913 रुपए है आज भी 913 रुपए है। 1240। अरे हाँ भर दीजिए ना कि हाँ हमने बढ़ाए। 11 साल पहले, 11 साल बाद भी दाम कम है। आरपी सिंह साहब, आता हूं तो और लगातार अनुराग ढांडा के बोलने के दौरान अनंत विजय मुस्कुराते रहे। मैं इसकी वजह भी पूछूंगा और मैं चाहूंगा भी कि अनुराग ढांडा का ज्ञान वर्धन भी वो करें, लेकिन उससे पहले नवीन कुमार जिंदल, आप बहुत उत्सुक हैं जवाब देने के लिए अनुराग ढांडा को। अनुराग भाई, मैं आम आदमी पार्टी का जवाब क्या दूं? इस देश में शराब की लाइन में लगने से तो अच्छा गैस की लाइन में लगना है। घर जाएंगे तो परिवार के बच्चों का पेट भरेगा। अच्छा है गैस की लाइन में लगना। करके लाइन में लग करके आप अपने ही परिवार को अब अच्छा हो गया गैस की लाइन में लगना। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सुनो भाई, क्यों परेशान हो? दर्द होगा पूरे विश्व में गैस की लाइन में लगना अच्छा है आप कह रहे हैं। अगर अनुराग बीच में बोले ना, मैं वाकई में शांति से रात दोबारा बोलने दूंगा जब तक शो चलेगा। आपकी भाषा ये है कि आपकी भाषा ये है कि आप कहीं का थैला उठा करके लाते हो, किसी पर फेंकते हो, चले जाते हो। सुनिए मेरी बात और कान खोल कर सुनिए। लाइन में लगना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास, पर ऐसे जाइए इनके बात। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। लाइन में लगना अच्छा है, बताइए। मैं आपको ये बताता हूं कि ये कह रहे हैं कि तैयारी क्या है। आज 3 गीगा मेगावाट की बिजली का उत्पादन हुआ करता था रिन्यूएबल एनर्जी में, 140 पहुंच गया। इनकी समझ में नहीं आएगा। आज देश के अंदर जो एलईडी बल्ब की क्रांति लेकर के आए, कितनी देश की बिजली बचाई, अभी मौजूदा नवीन जिंदल जी, अभी मौजूदा आपात स्थिति पर मैं अगर इन्होंने कहा तैयारी क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं ना, अभी मौजूदा स्थिति पर बात कीजिए। हाँ, वो अनुराग भाई सवाल कर रहे थे 1000 गीगावाट, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताना एनर्जी पैदा करता है। देखिए, आज देश के अंदर अनुराग जी रुक जाइए, आज पूरे विश्व में जिस प्रकार का वैश्विक संकट है, उसमें भारत से ज्यादा मजबूत आज कोई भी देश नहीं है जिस पे आपदा पड़ी हुई है। आप बार बार कहते हो कोरोना की तरह छोड़ करके चले गए, तालियां बजाई। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी देश के अंदर जाने बची है तो भारत के अनुपात से देखिए, उसके अलावा किसी की नहीं बची। देश में भारत ने पूरे विश्व की जान बचाई है। आज भी खाड़ी देशों को खाद्य सामग्री भारत सप्लाई करता है 80%। आज विश्व के अंदर जो खाड़ी देशों में पानी का संकट होगा, खाने का संकट होगा, उसकी आपूर्ति भारत करेगा। भारत को किसी से खाने के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आज आप भारत के बारे में बात करते हो, भारत के अंदर यूरिया के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला, आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर सीमेंट के कट्टे और यूरिया के लिए कांग्रेस शासन में लाठियां खाते थे किसान, आज लोगों के घर तक पहुंचता है। आज किसान अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के जा चुका है। आज किसानों के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। और यही नहीं, आज वो भारत का किसान विदेशों के लोगों के पेट भी भरने के काबिल है, कहीं और देश का नहीं है। भारत को किसी से अनाज मांगने की जरूरत नहीं है। भारत को किसी से आपदा है, विपदा है, मिलकर के निपटने की आवश्यकता है। इस आपदा के अंदर लोगों को भ्रमित करने का काम बंद करिए। जो कुछ राजनीतिक दल के लोग इंक्लूडिंग यू
जो इस समय देश के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों काला बाजारी में समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर 3 लोग पकड़े गए हैं, एक के पास 82 सिलेंडर है, एक के पास 610 सिलेंडर। आपने उन लोगों को अपनी पार्टी से बाहर निकाला? नहीं निकाला। कांग्रेस के लोग पकड़े गए, उन्होंने जो लोग काला बाजारी करते हुए सिलेंडर जमाखोरी कर रहे हैं उनको पार्टी से नहीं निकाल रहे हो। आप एक रोल मैप पैदा करते, आज के क्षेत्रों के अंदर जो काला बाजारी करने वाले गैस सिलेंडर की है उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो लोग आपके साथ खड़े होते। ये समय है जब विपक्षी दलों को भी देश की जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। काला बाजारी करने वाले उनकी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो, उनको भी एक्सपोज करिए, लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं उनको क्यों नहीं निकाल रहे हो? 40 घंटे का अल्टीमेटम कल सुबह खत्म हो रहा था। ऐसे वक्त में ये ट्रंप का बयान इस युद्ध के मद्देनजर पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से देखा जाना चाहिए? सर अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को प्लीज। जी कर दिया। मैं आज सुबह आपके स्टूडियो में यही बता रहा था कि ट्रंप साहब जो है वो किस तरफ चल पड़ेंगे किसी को नहीं पता, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अभी उन्होंने एकदम से ये अनाउंसमेंट कर दी कि जी अभी हम 5 दिन के लिए हम पॉज ले रहे हैं, अभी कोई हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना उनके जो वो थ्रेटन कर रहे थे कि उनके जो भी पावर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर वो टारगेट करेंगे। बैक चैनल डिप्लोमेसी इस टाइप की जब भी जंग होती है और जहां वो क्रूशल हो जाती है उस एरिया के लिए, सिर्फ 2 देशों के लिए नहीं पर ये पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे विश्व के लिए जो है ये घातक साबित हो रही थी। एज फार एज द क्रूड ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा राइज हो रही थी और आगे भी अंदेशा था कि अगर ये चलता रहा हो सकता है कि $150 तक पहुंच जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब ये अनाउंसमेंट हुई है, अभी आपने खुद भी यही बताया कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी गिर गई हैं, $97, 101 से $97 के बीच में चल रही है। अब बैक चैनल डिप्लोमेसी में होती रही है और ट्रंप ने अपनी जब स्टेटमेंट ये दी है तो उन्होंने ये भी कहा है कि दीज टॉक्स हैव बीन वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी गुड। तो उनको एक महसूस हो रहा है कि ईरान जो है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आने को तैयार है। जब तक ईरान उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आएगा, वो जिद्दी, पूरी दुनिया को पता है कि जिद्दी इंसान है, सबसे अनरिलायबल इंसान है। लेकिन खन्ना सर ईरान भी तो जिद्दी है। अभी हालिया धमकी आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ। ऐसे में ये सकारात्मक बातचीत जिसका ऐलान ट्रंप ने किया है, ट्रंप इससे पहले भी कई ऐलान कर चुके हैं जो कि झूठे साबित हुए, इसको किस तरीके से देखा जाए? अब कई चीजें हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बोला बैक चैनल डिप्लोमेसी जो काम कर रही है और हो सकता है उसी के अंदर निगोशिएशंस को और अच्छी तरीके से हो, तो ये टाइम दिया गया क्योंकि ये जो निगोशिएशन अभी चली थी, डिप्लोमेसी चली थी, वो 48 घंटे से चल रही थी। तो 1 हफ्ते का टाइम टोटल मिल जाएगा, हो सकता है उसमें कोई चीज इमर्ज हो जाए। जो सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, ये कंट्रीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी और ये अमेरिका के काफी क्लोज हैं और जो मेरी असेसमेंट कहती है कि इन्होंने भी अमेरिका को बोला होगा कि भाई लड़ाई आपकी है पर इकोनॉमिक लॉस हमारे ऊपर आ रहा है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी सेक्टर है, हर जगह जो है हमारे लिए दिक्कत पेश आ रही है, तो आप ये जंग किसी तरह जो है आप रोकिए। ठीक है। तीसरा है कि इकोनॉमिक रिलीफ जो इस स्टेटमेंट से मिल रहा है पूरे विश्व को, वो बहुत बड़ी चीज है। और हाँ, जो लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो सोच है एज अ मिलिट्री लीडर, ये मैं अंदेशा लगा के बैठा था कि हो सकता है कोई स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशंस मेरीन्स के द्वारा जो है अमेरिका करवाए ईरान के बीच में, स्पेशली जो हिल्स हैं जिसके अंदर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज नीचे काम कर रही हैं। ईरान को ये बोल के थोड़ा कॉम्प्लेसेंट कर दिया कि जी 5 दिन तो हम करेंगे नहीं, 4 दिन नहीं करेंगे, पर ट्रंप का जैसे मैंने बोला मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, मोस्ट अनरिलायबल, इसीलिए मैंने सवाल किया। ठीक है खन्ना साहब, लौटता हूं आपके साथ, आपके पास। अनंत विजय, आपका आकलन क्या कहता है? ट्रंप का इतिहास देखिए, ट्रंप के बयानों का इतिहास देखिए, उनके सच्चे झूठे खेल देखिए, क्या दुनिया के दबाव में ट्रंप ने वाकई ईरान को झुका लिया है या दुनिया के दबाव में ट्रंप झुके हैं? अनंत विजय,
के साथ कोई दिक्कत हुई है, उनके जूम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैं स्वयं पुरोहित का रुख करता हूं। स्वयं पुरोहित जी, ये सवाल आपसे नहीं, आपसे दूसरा सवाल। आपसे सवाल ये कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, तब ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर नहीं बढ़ाए। तो यानी आपको ये दिखता है क्या कि इस आपदा में अवसर ढूंढा गया है, देश संकट में है, ऐसे में क्या राजनीति से बाज नहीं आना चाहिए? नहीं, राजनीति कौन कर रहा है, पहले ही आपको ये देखना है। राजनीति वो लोग करते हैं जो इजराइल में जाकर के कहा जाता है कि ये फादरलैंड है, और व्हाट्सएप मैसेज आता है कि देखो किस तरह से ईरान पर आक्रमण किया जा रहा है। आज हमें ईरान के साथ में समझौता करना पड़ रहा है। ये डिप्लोमेसी की चाल हम पहले भी चल सकते थे, हमें क्या जरूरत थी इजराइल लैंड को अपना फादरलैंड कहने की? अरे इजराइल अनऑफिशियली थोड़े गए थे प्रधानमंत्री, महीनों सालों से पहले तय होता है, हर प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा तय होती है। स्वयं पुरोहित जी, आपने तो ऐसे कह दिया, ये उनसे पूछिए जो इजराइल गए थे। अरे वो अपनी मर्जी से इजराइल छुट्टी बिताने थोड़े गए थे इजराइल। संसद में कहा है, आज जो संसद में कहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगाह कर दिया है कि आप इस चेतावनी समझे कि इशारा समझे। अरे वो तो आप जहाज में बैठते ही बांध लेते होंगे कुर्सी की पेटी, तो इसका मतलब थोड़ी कि जहाज क्रैश हो जाता है। देखिए, हमने कोरोना जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री जी ने। कोरोना की महामारी में लाखों करोड़ों लोग विश्व में मरे और भारत में भी मरे हैं, और देश ने देखा है। आज वही गुमराह की स्थिति में हम खड़े हैं। देश के लोगों को नहीं पता है कि आज चुनाव तो ठीक है, चुनाव में आपको जो करना है नवीन जिंदल आपको याद दिला रहे हैं कि भारत ने पूरे विश्व में कई देशों को कोरोना से बचाया है। तमाम देश कोरोना में भारत की ओर देख रहे थे, वैक्सीन से लेकर दवाओं तक। अनुराग जी, राजनीति से ऊपर एक और बयान आता है जो पूरे देश में नियंत्रण कर रहे हैं। उनका नाम है मोहन भागवत जी। वो कहते हैं कि भारत पूरे विश्व गुरु है और इस युद्ध को कंट्रोल करेगा। तो आपको 23 दिन हो गए। अच्छा, आपको इसमें आपत्ति है भारत विश्व गुरु बने? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? आपको इसमें आपत्ति है भारत विश्व गुरु बने? विश्व गुरु और विश्व शांति की बात करने वाला ये गौतम बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है। हम तो कहिए मोदी जी ने कि बुद्ध का देश है, बुद्ध और युद्ध से बचाने के लिए बुद्ध की आवश्यकता है। मगर देखिए, आप बीच में मत बोलिए, आप राजनीतिक दल नहीं है, आप राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक एलायंस इसलिए पूछ रहा हूं ना, विश्व के पटल पर, विश्व के मान पटल पर भारत की संप्रभुता को खतरा है। जब अमेरिका हमें कहता है कि आपको 30 दिन के अंदर में तेल लेना है, अमेरिका कहता है, तो हमारे देश के निर्णय अगर फैसले अमेरिका लेगा तो फिर हम घुटने पे बल पर आ गए। कहां घुटने के बल पर आ गए? कौन घुटने के बल पर आ गया? स्वयं पुरोहित जी कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात सुनकर ब्रिगेडियर संजय खन्ना भी हंस रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले अनंत विजय का रुख करूंगा। आनंद जी, आपसे सवाल पूछा था, आपका फ्रेम आउट हो गया। मैं दोबारा अब सवाल पूछ लेता हूं आपसे। ट्रंप के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है? और दूसरी बात, ये जो ट्रंप ने कहा कि ईरान से सकारात्मक बातचीत हुई है, ईरान झुक सकता है, ईरान झुक गया है, ये वाकई में ईरान को अमेरिका ने झुकाया है या पूरी दुनिया के दबाव में ट्रंप झुके हैं? देखिए, अभी ये कहना बहुत कठिन है कि कोई झुक गया है। अभी एक संकेत मात्र है। जो आज का युद्ध है अनुराग जी, वो युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो माइंड गेम भी है। दोनों पहले 48 घंटे की धमकी देना, फिर ईरान का प्रति धमकी देना, फिर ईरान का शांत होना, फिर अमेरिका का ये कहना जिसका एनर्जी मार्केट पर असर पड़ना, तो ये सारी चीजें अभी माइंड गेम चल रहा है। इसको अभी हम बहुत इनिशियल साइन ऑफ डिप्लोमेसी सक्सेस मान सकते हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। क्या पता 1.5 घंटे बाद ट्रंप साहब आए और कोई और बयान दे दें कि अब हम परमाणु हथियार गिराने जा रहे हैं। ट्रंप साहब तो यही है ना, 55 बार ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की बात कर चुके हैं। तो उन पर अभी बहुत, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहता हूं कि अभी साइन ऑफ सक्सेस दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा और अभी रुक के इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपने पहले जब मुझसे बातचीत नहीं कर रहे थे तब आपने एक टिप्पणी की थी कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुस्कुरा इसलिए रहा था अनुराग जी, अनुराग ढांडा की बात पर। यस यस जी, इतने जुविनाइल तर्क आ रहे थे ना डिप्लोमेसी के बारे में कि मुझे हंसी आ रही थी कि क्या बातें हो रही हैं। मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी, पहले ये कहा गया कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि 23 दिन बाद आए और देर आए दुरुस्त आए। अरे भाई, एक सिस्टम होता है। सबसे पहले विदेश मंत्री ने संसद को संबोधित करके जानकारी दी। अब आपने शोर मचा के हल्ला करके सुना ही नहीं, तो उसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं। उसके बाद हरदीप पुरी ने बोला, फिर विदेश मंत्री ने बोला, और जब संकट यहाँ गैस का बढ़ रहा था इंतजार कर रहा है, आप आ जाइए तो लगातार। तो अरे स्वयं पुरोहित जी, आप तो प्रवक्ता हैं सर।
ये क्या अरे आप प्रवक्ता हैं, आप रुकिए ना, आज शेयर आप रुकिए बाजार ना 14 सर, लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी हो रुकिए चुका है। सर, रुकिए सर, रुकिए। अभी बंगाल चुनाव पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बयान के पहले प्रतिदिन ज्वाइंट सेक्रेटरी, रुक जाइए, मैं आता हूं भाई, आता हूं। ऐसे फिर दोबारा दूसरा राउंड नहीं हो पाता बातचीत का, मैं डिबेट में झगड़ा ही रोकता रह जाता हूं। ना ऐसे नहीं, मत करिए। अनंत विजय की बात पूरी हो जाने दीजिए। खन्ना साहब नर्वस क्यों हो जाते हैं बंगाल चुनाव की बात आते ही? मैं छोड़ देता हूं, उस पर नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बयान देने के पहले सीरीज ऑफ ब्रीफिंग हुई, आप ध्यान कीजिए अनुराग जी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज आके बयान दे रहे थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी आके देश को स्थिति के बारे में बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री क्या ये बताएंगे गैस की कमी कितनी होगी? प्रधानमंत्री तो पॉलिसी लेवल की बात करनी थी, और आज उन्होंने पॉलिसी लेवल की बात की। और अभी अजय जी कह रहे थे कि कुछ ये नहीं बताई, या कोई और सज्जन कह रहे हो, ध्यान नहीं है नाम मुझे, कि प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि हमारे पास रिजर्व कितना है। अब लोगों को, प्रवक्ताओं को दिक्कत ये है कि वो जरा भी हिसाब किताब लगाना नहीं चाहते। उनको तो रेडी रेकनर आने की आदत हो गई है पार्टी ऑफिस से। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के पास कितना रिजर्व है और ऑयल कंपनीज के पास कितना रिजर्व है। इन दोनों रिजर्व को मिला के थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप लोग कर लेंगे तो उस स्थिति में भ्रमित होने की स्थिति में, और साथ ही लेकिन अनंत विजय, प्रधानमंत्री ने इतना संकेत तो दिया है कि युद्ध अगर लंबा चलता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। और आप विपक्ष का सवाल यह है कि किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए फौरी इंतजाम क्यों नहीं है? फौरी इंतजाम क्यों है, पहले से इंतजाम क्यों नहीं है, जबकि आपको 2 महीने पहले से इस युद्ध की आड़ थी? अनुराग जी, बात ठीक है, पहले से इंतजाम अगर ना होता तो आज हमें तेल की दिक्कत हो रही होती, है ना। पहले से इंतजाम ना होता, अगर हमने इस आसन्न युद्ध के खतरे को भांपा नहीं होता, अरे भाई टीएमसी वाले बोलते ही रहेंगे क्या यार? नहीं, ताली और थाली कब बजाना ये भी थोड़ा बता दीजिए ना, ये भी बता दीजिए। ताली थाली संकट में है, कोरोना का संकट चल रहा है, महामारी चल रही है, जैसी संकट चल रहा है, देश विश्व। अरे कोरोना में पूरे विश्व की मदद की है भाई, हमने कोरोना में पूरे विश्व की मदद की है। कोरोना संकट कह देने से मतलब नहीं है कि उस संकट का सामना हम नहीं कर सकते, हम ये कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर खन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर, मैं अनंत आता हूं आपके पास। ब्रिगेडियर खन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनना इंपॉर्टेंट होगा, टेक्निकल बात होगी। और जी ब्रिगेडियर खन्ना, मैं थोड़ा मैं आ रहा हूं अनंत जी, पर थोड़ा सा हट के मैं बोलना चाहूंगा जी। मैं क्योंकि इस देश का एक आम नागरिक भी हूँ और मुझे बहुत दुख लगता है, मैं वाकई बोल रहा हूँ, मैं दिल से सभी आम नागरिक हैं सर, कोई खास नहीं है। नहीं, पर इतना दुख लगता है इस देख के कि जो ये आपदा आई है, तेल का संकट आया है, ये क्या हमने बनाया है या सिर्फ हम ही इफेक्टेड हो रहे हैं? ये तो जितने देश इफेक्ट हो रहे हैं, सभी हर जगह यही क्राइसिस है। ये तो गनीमत है कि हमारे पास ऑयल रिजर्व्स पड़े हुए हैं और एलपीजी के भी रिजर्व हैं, और इसी वजह से अभी तक हमारा देश जो है उस संकट में नहीं आया है जो कि बहुत से देश ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान हालत देखिए क्या हुई पड़ी है, दूसरे देशों में देखिए। पर मुझे दुख ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक इशू बना के, ट्रंप साहब का वाकई मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसके ऊपर वो खरे उतरते हैं। मैं तो इनफैक्ट ये झूठे तो है ही हैं, साथ में मैं तो उनको एक इंटरनेशनल गुंडा मानने लगे हूं, क्योंकि जिस तरह से, नहीं वाकई बता रहा हूं मैं, आप देखिए वेनेजुएला में उनके एक सर्विंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। ये गुंडागर्दी, शरेआम गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? ठीक है खन्ना सर, मेरे पास समय कम है। अनंत विजय, अब ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप का इस तरीके का बयान उनकी कमजोरी को दर्शाता है। मैं जो कह रहा था कि वैश्विक दबाव के आगे कहीं ट्रंप ही तो नहीं झुके हैं। नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा था ना कि बहुत अर्ली है इस पर टिप्पणी करना ट्रंप पर, क्योंकि उस समय तक ईरान का बयान नहीं आया था। ये माइंड गेम खेला जा रहा है और माइंड वॉर चल रहा है, एक तरह से बयानों की लड़ाई भी चल रही है। ये दोनों से तापे चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और उस बैक चैनल डिप्लोमेसी में भारत भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, जो कतर, सऊदी अरब, ओमान और इन सब के साथ मिलकर एक गोल बनाकर अमेरिका की तरफ कुछ प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय है, थोड़ा और देखना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह हुई अनुराग जी कि ट्रंप साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम वापस ले लिया। ये ठीक है। लेकिन नवीन जिंदल जी, अब ये ईरानी विदेश मंत्रालय के हवाले से जो खबर आ रही विदेश मंत्री के हवाले से कि कोई बातचीत नहीं, इस खबर के बाद
ये 48 घंटे का फिर अल्टीमेटम ट्रंप ने जो वापस लिया कि फिर से नहीं लगा दे वो इसे। नहीं देखिए अनुराग भाई, वो ट्रंप क्या करेंगे वो भारत से पूछ के नहीं कर रहे हैं। ईरान क्या कर रहा है वो भारत से जानकारी लेकर के नहीं कर रहा है। भारत एक बड़ा देश है और इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है इन सब देशों को मिलाकर के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, देखो ना, मैं तो अवतारी पुरुष इसलिए कहता हूं कि आप देखो ना भैया, 13-14 साल के अंदर पहले से तैयारी चल रही है और हम किस प्रकार से अपने ईंधन को बचाने में लगे। इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, आज इथेनॉल 20% पे हम अपना उत्पादन करने लगे। नवीन जी, समय की कमी है, मैं बताइए छोटी सी बात अनुराग भाई, छोटा सा कहना चाहता हूं कि अनुराग ढांडा जी कुछ बोलेंगे, उसलिए मैं उनको थोड़ा सा जानकारी, मेरे पास समय बस इतना से कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। वो हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़, तो इसके लिए भी तो सरकार दोषी है कि कालाबाजारी के लिए प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है कि भाई कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी कैसे होने दी जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आज पॉलिटिकल गैस को मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया, ना कांग्रेस को और ना भारतीय जनता पार्टी को। मैं चाहता था कि ट्रंप के बयान पर उनकी असलियत सामने आ सके और वही ईरान ने सामने ला दी।